व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग है क्या? काफ़ी लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी यूजेस हैं, किस किस तरीके से स्कैफोल्डिंग बनता है, कितने टाइप के स्कैफोल्डिंग होते हैं, कितने टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, माय नेम इज़ मिनहाज अख्तर, यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। फर्स्ट, स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? ये बेसिक क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग का, तो हम लोग जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग है, ये एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। इसको डिजाइन किया गया है शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं। दूसरी क्वेश्चन कि स्कैफोल्डिंग यूज़ क्यों किया जाता है, स्कैफोल्डिंग आखिर क्यों चाहिए? हम लोग तो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म भी तो बना सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रियल से हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी में अगर आप काम करते हो, या आप प्लांट के अंदर में काम कर रहे हो, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया होगा कि जो प्लांट में काम चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्जांपल के तौर पे कहीं पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, डक्टिंग का काम चल रहा है, कुछ भी काम है। एक सपोज़ कीजिए कि एक वॉल है, वॉल पे 2 लोगों को जाना है, वहाँ पे पेंटिंग करना है। पेंटिंग का काम कितने देर का है? लगभग 5 to 10 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर, मतलब जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से उसका टाइम लगेगा। तो सपोज कि चलिए 1 महीना लेते हैं, 1 महीना टाइम लगेगा वो उसको पेंटिंग करने के लिए। 1 महीने का पेंटिंग करने के लिए अगर हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मनी प्रॉब्लम, कॉस्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, टाइम जो है उसको जो बनाने में वो भी हाई हो जाएगा, जो मैन पावर लगेंगे वो भी बढ़ जाएंगे, ये सारा चीज़ बढ़ जाएगा। उसके बाद इन सारे चीज़ ख़त्म होने के बाद फिर जो है आपका पेंटिंग का काम स्टार्ट होगा, या वेल्डिंग का काम, जो भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम होगा वो स्टार्ट होगा। तो इसमें टाइम जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, इसमें क्या होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। टाइम पे जो प्रोजेक्ट है उसको फिनिश करना होता है। अगर टाइम से ज़्यादा जाएगा तो बड़ी कंपनी है उसके ऊपर, अगर छोटी कंपनी है उसके ऊपर बड़ी कंपनी है तो उसको फाइन मार सकती है, पेनल्टी मार सकती है। तो इसलिए जो कंपनी होती है उनको टाइम पे जो है प्रोजेक्ट को देना होता है। तो इसलिए हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके डीप तरीके से थोड़ा जानते हैं। ठीक है ना, एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर करते हैं। कंपोनेंट में क्या होता है, पहला क्या होता है, सबसे नीचे में स्टार्टिंग जो ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सोल बोर्ड। ये वुडन प्लेट होता है, ये लकड़ी का होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन होता है 225 × 400। ठीक है, इसका डायमेंशन है 225, क्या है इसका चौड़ाई, विड्थ, 400 लेंथ। ये जो है इसका डायमेंशन है। ठीक है, इसके ऊपर एक लगेगा बेस प्लेट क्या है, जो अपना वर्टिकल बेस प्लेट के ऊपर वर्टिकल जो ट्यूब को हम लोग लगाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्कैफोल्डिंग लाइन में पाइप मत बोलिएगा। ठीक है ना, पाइप नहीं बोलते हैं, पाइप वो अलग होता है, पाइपिंग के अंदर में आता है। जो डाया में बड़े बड़े पाइप होते हैं वो पाइप होते हैं जिसके अंदर लिक्विड्स फ्लूइड्स वगैरह जाते हैं। लेकिन स्कैफोल्डिंग में जो यूज़ किया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग के लैंग्वेज में उसको हम लोग ट्यूब बोलेंगे, पाइप कभी मत बोलिए। इस वजह से भी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग, मैक्सिमम आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब के अंदर जाइए, ढूंढिए स्कैफोल्डिंग बेसिक नॉलेज। स्कैफोल्डिंग पे 1000 वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन देखिएगा कि कोई भी नहीं बताया होगा कि इसको ट्यूब ही क्यों बोलते हैं, पाइप क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, और सभी लोगों ने पाइप ही बोला है। सब तो ऐसे ही टाइम पास लिखा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं आप तक प्रॉपर नॉलेज पहुँचा सकूँ। ये मेरा मोटिव है, मेरा जो नॉलेज है आप तक जाए, प्रॉपर नॉलेज जाए, एग्जैक्ट नॉलेज जाए, करेक्शन हो। ठीक है, तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ये जो बेस प्लेट लगाते हैं, बेस प्लेट में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड वर्टिकल आता है, ठीक है, तो उसका जो लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद लोड डिस्ट्रीब्यूट करके ये सोल पैड से होते हुए जो है अपना ग्राउंड उस पर चला जाता है। तो क्या है कि इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो बेस प्लेट का जो डायमेंशन है 150 × 150 mm। ठीक है, 150 इसका विड्थ, 150 इसका लेंथ।
ठीक है ना। और दूसरी बात, इसके जब बेस प्लेट आप इंस्टॉल कर दिया तो देखिए एक चीज़, 4 सोल प्लेट, देन 4 बेस प्लेट, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड का ही लगाएंगे। स्टैंडर्ड को हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं, बहुत जगह स्टैंडर्ड को वर्टिकल भी बोलता है। स्टैंडर्ड ट्यूब होता है जिसका डायमेंशन 44.3 mm, इनर डायमीटर 44.3 mm, आउटर डायमीटर 48.3 mm। इसका जो नॉमिनल थिकनेस होता है इस ट्यूब का, नॉमिनल थिकनेस, ये भी याद रखिए, नॉमिनल थिकनेस ये होता है 4 mm, ठीक है। तो इसको, ये 4 ट्यूब को हम लोग चारों बेस प्लेट के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद एक लेज़र होता है। देखिए क्या होता है, स्काफोल्डिंग में ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स का वो जितने भी अभी जैसे कि वो इंस्टॉल नहीं हुए, इरेक्शन उसका नहीं हुआ है, ठीक है। स्काफोल्डिंग के लैंग्वेज में हम लोग इंस्टॉलेशन नहीं बोलते हैं, इंस्टॉलेशन बाकी फील्ड में बोलते हैं, लेकिन स्काफोल्डिंग के लैंग्वेज में हम लोग उसको इरेक्शन बोलते हैं। इरेक्शन बनाने का जो प्रोसेस है उसको इरेक्शन बोलते हैं, और जो खोलने का प्रोसेस है उसको डिसमेंटल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, और उसमें कुछ सुधार करने का जो प्रोसेस है उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग कहाँ थे, ये जो बेस प्लेट लगे स्टैंडर्ड के बाद मैं बता रहा था कि जो ट्यूब्स रखे हुए हैं बाहर में वो सारे ट्यूब्स हैं, उनका नाम नॉमिनक्लेचर तब होता है जब वो इरेक्शन के लिए यूज़ हो जाए, वो इरेक्टेड हो जाए। जब वो सारे ट्यूब्स इरेक्टेड हो जाए तब उनको हम लोग नॉमिनक्लेचर करते हैं। तो पहले वो रखा रहता है, वो तो ट्यूब ही होता है, उसके बाद वो स्टैंडर्ड लेज़र ट्रांसफॉर्म जो भी बनता है, ठीक है। स्टैंडर्ड का आप नाम जान के, स्टैंडर्ड को हम लोग पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर एक चीज़ लगाते हैं हम लोग उसमें, उसको बोलते हैं लेज़र। लेज़र क्या होता है, ये जो आप स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो साइड में जो ग्रीन कलर में जा रहा है ये लेज़र है, ठीक है, ये लेज़र है। इसको हम लोग रनर भी बोलते हैं, रनर, ठीक है। ये भी ट्यूब है इसको, लेकिन लेज़र है, इसको रनर भी बोलते हैं। और ये 2 साइड में लेज़र लगेगा, ये रनर है, और उसके ऊपर जो लेज़र को ऊपर 2 ट्यूब्स लगेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसम का दूसरा नाम, इसको हम लोग बेरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसम को हम लोग बेरर भी बोलते हैं। ये दोनों लगा दिए। अब इसको जो है कुछ क्लैम्प्स लगते हैं, इसको ऐड करने के लिए, इसको इरेक्ट करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए इसमें क्लैम्प्स लगते हैं। जो लेज़र आएगा अपना, एक स्टैंडर्ड में लेज़र आया और एक लेज़र आया, जो लेज़र है स्टैंडर्ड को, इसमें डबल क्लैम्प को हम लोग फिक्स क्लैम्प भी बोलते हैं, इसको 90 डिग्री क्लैम्प भी बोला जाता है, इसको राइट एंगल क्लैम्प भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग से इसके नाम है, ठीक है ना। इन सब नामों को आपको जानना पड़ेगा। ये क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन लें वो वीडियो देखिए, उसमें देखिएगा, मैंने बताया होगा कि क्लाइंट क्या होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से जो क्लाइंट आएगा उसको 1 या 2 नाम पता होता है, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक, जो इसका प्रोफेशनल है वो आएगा, ठीक है ना, तो उसको पता है कि कितने नाम है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसका। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया तो वो एक्सपर्ट नहीं है। तो मान लीजिए कि राइट एंगल है, वो राइट एंगल जानता है, डबल क्लैम्प जानता है, ठीक है। और मान लीजिए कि वो राइट एंगल पूछता है, तो आपको पता नहीं है राइट एंगल, आपको राइट एंगल नहीं पता है, तो आपने बोल दिया, आपको माइंड में फिक्स है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। वो पूछा राइट एंगल क्लैम्प क्या है, तो आपको पता नहीं है, आप तो जानते हैं 90 डिग्री, तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो खैर इस बारे में हम बात करेंगे, अपना टॉपिक नहीं है ये। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाइए, उसको वॉच कीजिए, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब डबल क्लैम्प से इसको हम लोग फिक्स कर देंगे लेज़र को, उसके ऊपर ट्रांसम लगाएंगे। ट्रांसम 2 ट्यूब्स होंगे जो उसके ऊपर आएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसम, ठीक है। उसको बेरर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका भी जो डायमीटर होता है, जो सारे ट्यूब्स हैं, सारे ट्यूब्स का स्काफोल्डिंग में जो भी स्टैंडर्ड, लेज़र, ट्रांसम, आप गार्ड्रल, मिडल कहीं भी यूज़ करो, सबके डायमीटर जो है सेम होते हैं, ठीक है गाइस। इसका भी, इस बात का ध्यान दीजिए, सबका डायमीटर जो होता है सेम होता है। मैंने बता चुका है, आपका इनर डायमीटर 44.3 mm, आउटर डायमीटर 48.3 mm, और नॉमिनल थिकनेस 4 mm। अगर आप चाहें तो इसको लिखते चलें, ये डिस्प्ले पे मेंशन किया जा रहा है सारा चीज़, ठीक है। यहाँ से बढ़ गए, तो अब देखिए, अब क्या है कि ये तो आपने रेडी कर लिया। ये जो इतना प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं किकर लिफ्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किकर लिफ्ट। मेरे तरफ फोकस कीजिए, मेरे बातों को सुनिए, ठीक है। आप लोग मेरे तरफ फोकस कीजिए, पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर 1 मिनट भी 10 सेकेंड भी स्किप किया तो आपसे बहुत सारा पॉइंट मिस कर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये रेडी हो गया, क्या रेडी हो गया, किकर लिफ्ट। किकर लिफ्ट रेडी होने के बाद अब बढ़ते हैं अराउंड, बोला जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत जगह, जैसे कि उसी में जाइएगा तो 1.8 मीटर या 2 मीटर पे आपको एक लिफ्ट बनाना है, लिफ्ट रेडी करना है, ठीक है। तो लिफ्ट में क्या होता है, जब पहला लिफ्ट जाएगा तो मान लीजिए 2 मीटर,
वो इसलिए डिसाइड किया जाता है कि वो जो इंसान होता है, जो मैन पावर होता है, उसके हाइट के ऊपर डिसाइड किया जाता है। हम लोग जैसे कितना 1.6, 1.7, 1.5 ऐसे होता है, लेकिन आदमी जब हाथ को ऐसे ऊपर करता है तो 1.7, 1.8 के करीब में हाथ पहुंच जाता है मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो आदमी जब किकर लिफ्ट के पास हो तो दूसरा जब लेज़र उसमें इरेक्ट करे, जब दूसरा लेज़र जो है इंस्टॉल करे, ठीक है, तो उसका हाथ ईजिली वहाँ पे पहुँच सके, इसलिए वो जो है उसका मेजरमेंट उतना रखा गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरा वहाँ पे अपने सर के ऊपर में जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है वहाँ पे फिर लेज़र लगाते हैं, जैसे सेम फॉलोड बाई किकर लिफ्ट। किकर लिफ्ट को फॉलो करना है। किकर लिफ्ट कैसे बनाते हैं आप लेज़र ट्रांसफॉर्म लगा के, वैसे ही सेम ऊपर लेज़र लगाना है, ट्रांसफॉर्म लगाना है, ठीक है। ये बातें हो गई। एक तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग अलग अलग ब्रेसिंग है, फसाड ब्रेसिंग, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ब्रेसिंग है, तो उनको यूज़ करना, ब्रेसिंग यूज़ करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जिगजैग ब्रेसिंग है, क्रॉस ब्रेसिंग है, बहुत सारे ब्रेसिंग है, ठीक है। ब्रेसिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपको ब्रेसिंग समझना है एकदम डीप में तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डीप सिर्फ स्पेशली ब्रेसिंग के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लॉन्च करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट लिफ्ट रेडी हो गया। मान लीजिए सपोज कितना 2 मीटर, ग्राउंड टू प्लेटफॉर्म 2 मीटर, आपने ब्रेसिंग लगा दिया, स्टैंडर लगा दिया, लेज़र लगा दिया, ट्रांसफॉर्म लगा दिया, आपने पहला लिफ्ट बना दिया, ठीक है, पहला लिफ्ट बना दिया। उसके बाद अगर सपोज कीजिए वहीं पे काम है, 2 मीटर पे ही काम है, ठीक है, आपको 2 मीटर पे ही वर्क है। अगर 2 मीटर वर्क नहीं है तो फिर एक और नया लिफ्ट बना लीजिए, सेम प्रोसेस। सपोज कि या दूसरा लिफ्ट बना लिए या उसी लेफ्ट पे, किसी भी लेफ्ट पे आप एज्यूम कर सकते हैं। तो लिफ्ट बना लिए, उसके बाद क्या वहाँ पे काम है आपको, तो आप ध्यान दीजिए, अगर पहला लिफ्ट नहीं बन रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए पहला लिफ्ट है, अगर वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है तो जो लेज़र है और ट्रांसफॉर्म है इसको डबल क्लैम्प से कसेंगे, जैसे हम लोगों ने किकर लिफ्ट के अंदर में किया था। अगर वहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त, अगर वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है तो लेज़र को डबल क्लैम्प, और जो अपना ट्रांसफॉर्म है क्या बताएंगे, ट्रांसफॉर्म जो उसको सिंगल क्लैम्प से। रीज़न ये है कि अगर सिंगल क्लैम्प से वहाँ पे हम लोग उसको डालेंगे ट्रांसफॉर्म को, तो जो बोर्ड है वो एग्जैक्ट फिक्स होगा, एग्जैक्ट बैठेगा। अगर हम लोग डबल क्लैम्प जाएंगे तो उसमें जो बोल्ट होता है, नट बोल्ट होते हैं, उसके ऊपर में बोर्ड जो ऐसा बोल्ट आएगा उसके ऊपर में बोर्ड आके बैठेगा नहीं, ऐसा रुक जाएगा। तो क्या होगा कि बोर्ड जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप प्लेटफॉर्म परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा काम क्या है हम लोग का, बोर्ड लगाना। उसमें बोर्ड बनता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो स्टैंडर्ड है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग बहुत सारे स्टैंडर्ड इन्होंने बना के रखा है। क्यूसी का अलग स्टैंडर्ड है, एडनॉक का अलग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात चाहिए तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए। मैं कमेंट में पूरा स्टैंडर्ड का चार्ट कमेंट सेक्शन में मैं पूरा स्टैंडर्ड का चार्ट डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पूरा इसका चार्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये हो गया उसके बाद आपने बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाने के बाद बोर्ड को फिक्स किससे करेंगे, एक क्लैंप आता है उसको बोलते हैं बोर्ड क्लैंप, बहुत जगह उसको BRC बोलते हैं। BRC मीन्स बोर्ड रिटर्निंग क्लैंप भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इन बातों को ध्यान दीजिए कि कौन से क्लैंप को क्या नाम है, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है ना इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है नोमेनक्लेचर का, ठीक है ना। नाम पता होना चाहिए मेन चीज़, क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं, जिस डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपको उसका नाम ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आपको नाम पता है, आपने बोर्ड इंस्टॉल कर दिया। बोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोर्ड क्लैंप से फिक्स कर देना है और बढ़िया थोड़ा मतलब कि अच्छे से फिट करना है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा टाइट करें कि जो अपना नट बोल्ट है वो स्लिप कर जाए, या ऐसा भी नहीं कि ढीला छोड़ दे, ठीक है ना। एक एक क्लैंप को बराबर प्रॉपर तरीके से फिक्स करें। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है रेलिंग। सबसे पहले कौन सा रेलिंग आएगा, मिड रेल लगाने के लिए आपको मिड रेल लगा दिया, ठीक है ना। उसी ट्यूब्स जो आपका स्टैंडर्ड गया, स्टैंडर्ड में आपने मिड रेल लगा दिया, ठीक है। मिड रेल लगाने के बाद आप लगाएंगे हैंड रेल लेके चलिए। अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग है, कहीं पे 905 है, 905, कहीं पे 1 मीटर भी लिया जाता है, 1 मीटर भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं चार्ट दे दूंगा, आप उस चार्ट में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप फंसे नहीं, ठीक है ना। आप 1 मीटर भी बोलेंगे तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आप 950 बोलते हैं तो आपको रिजेक्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप दुबई जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, तो सबके लिए काम आ जाए, ठीक है। नहीं तो अगर एक स्टैंडर्ड में बताऊँगा तो वो सिर्फ एक ही कंट्री के लोग हैं, इसलिए आप चार्ट मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन, उसको स्टडी कीजिए थोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया, आपने रेलिंग कंप्लीट किया, मिड रेल हैंड रेल दोनों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में रेलिंग कंप्लीट करने के बाद उसमें जो टो बोर्ड लगेंगे, टो बोर्ड हम लोग आखिर क्यों यूज करते हैं, टो बोर्ड समझ रहे हैं आप लोग। जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में साइड में आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, ये साइड में बोर्ड आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं टो बोर्ड। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग के ऊपर जो मटेरियल रखा हो कहीं वो पैर से लग के स्लिप करके नीचे ना चला जाए, ठीक है। इस वजह से वो मटेरियल सेफ्टी के लिए होता है। स्पेशली बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि वो मटेरियल सेफ्टी के लिए नहीं है, स्पेशली मटेरियल सेफ्टी के लिए रहता है, लेकिन कंसीडर हो जाता है कि फॉलिंग भी और मटेरियल फॉलिंग भी, दोनों फॉलिंग के लिए उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को लाडर चाहिए, एक लाडर सीरी बोलते हैं उसको, LADDER, लाडर सीरी। लाडर लगाएंगे, लाडर का एक रेशियो होता है, लाडर जो लगाते हैं उसका रेशियो होता है। रेशियो क्या है कि रेशियो उसका है 4:1, ठीक है, 75 डिग्री, यह भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम लोग लाडर लगा रहे हैं इसका फोल्डिंग के अंदर में जो लाडर लगा रहे हैं, अगर वो 4 मीटर का लाडर है, 4 मीटर का सीढ़ी है, तो उसको हम लोग को कैसे इंस्टॉल करना है। 4 मीटर का सीढ़ी है तो उसको इंस्टॉल ऐसे करना है कि जहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये सपोज़ ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ये 4 मीटर का है तो 1 मीटर इससे थोड़ा दूर जाइए, वहाँ से लेकर आइए ऊपर, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर वो दूर जाएगा और 3 मीटर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। 1 मीटर बेस होगा उसका 1 मीटर और 3 मीटर क्या होगा उसका हाइट होगा, तो वो होता है 1:4। अगर स्कार्फ फोल्डिंग में है तो मैं कुछ आपको टिप्स भी दे देता हूँ, ठीक है ना। आपको अगर वहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल मेजरमेंट के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको मेजरमेंट करना है कि ठीक है 75 डिग्री सीढ़ी क्यों होगा, क्योंकि बहुत जगह 4.5 आपको 6 मीटर का भी लाडर मिल जाएगा, 3 मीटर का भी मिल जाएगा, 2 मीटर का मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे खड़ा हो जाना है, ठीक है। वहाँ से आपको हाथ को ऐसे करना है, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ पे सीढ़ी को खड़ा करना है, बेस वहीं पे फिक्स कर देना है, उसके बाद उसको पलट देना है एकदम प्लेटफॉर्म की तरफ, ठीक है। तो वो क्या होगा, 75 डिग्री पे आपका लाडर जो है फिक्स हो जाएगा। आपने लाडर फिक्स कर दिया, उसको लाडर क्लैंप्स, एक लाडर क्लैंप आता है, वो लाडर क्लैंप से उसको फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताना भूल गया, एक सिंगल क्लैंप भी होता है जिसकी कैपेसिटी भी होती है। मैं अभी सारे जो भी क्लैंप्स हैं उनके कैपेसिटी को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्लैंप्स के ये जो स्कार्फ फोल्डिंग बनाना आपने सीख लिया, ठीक है। मैं पहले क्लैंप्स की कैपेसिटी को क्लियर कर देता हूँ। एक होता है डबल क्लैंप, उसको बोलते हैं राउंड क्लैंप, राइट हैंड क्लैंप, 90 डिग्री क्लैंप। इसकी जो कैपेसिटी होती है 6.1 किलो न्यूटन अकॉर्डिंग टू एडनॉक ले लीजिए, और 6.25 किलो न्यूटन, 6.25 किलो न्यूटन अकॉर्डिंग टू एडनॉक, 6.1 किलो न्यूटन अकॉर्डिंग टू KOC, ठीक है। ऐसे ये, और ये लोड बियरिंग कपलर है, लोड बियरिंग, ये लोड बियर कर सकता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कपलर है, ठीक है ना। इससे भी एक स्ट्रॉन्ग कपलर है जो है बीम कपलर, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कब हमेशा पेयर में आता है। जब वो पेयर में आएगा तभी स्ट्रॉन्ग है, सिंगल में उसकी कैपेसिटी हम लोग 0 मानते हैं, कोई कैपेसिटी नहीं मानते। अगर कोई आपसे पूछता है कि बीम क्लैंप की कैपेसिटी क्या है तो आप उसको 0 बोलिए प्लस। सिंगल क्लैंप की कैपेसिटी 0.63 किलो न्यूटन, ठीक है। एक आता है जॉइंट बॉक्स। जॉइंट बॉक्स का यूज़ क्या है, एक बॉक्स रहता है, आप देखिए डिस्प्ले में आपको शो कर रहा है जॉइंट बॉक्स। जॉइंट बॉक्स में क्या होता है, अगर दो लेज़र या रनर आके मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ऐड करने के लिए, उसको दोनों को जोड़ने के लिए बीच में उस जॉइंट बॉक्स को लगाते हैं, ठीक है। जॉइंट पिन, एक होता है जॉइंट पिन क्या है, जॉइंट पिन एक स्टैंडर्ड हम लोग लेके जा रहे हैं, स्टैंडर्ड लेके जा रहे हैं। दूसरा स्टैंडर्ड, अगर उसमें मान लीजिए एक स्टैंडर्ड ट्यूब क्या होता है, इसका फोल्डिंग ट्यूब मैक्सिमम हाइट 6 मीटर, ट्यूब क्या होता है मैक्सिमम हाइट 6 मीटर ट्यूब लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चाहिए 12 मीटर, तो 12 मीटर फिर कहाँ से ट्यूब आएगा, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कराना पड़ेगा ना, तो फिर 6 मीटर ट्यूब उसमें इरेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जॉइंट पिन लगाएंगे, फिर वहाँ पे अपना आगे का काम करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे थे पसीना आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा फ़ैन में चला गया था, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे, इतना हो गया। हम लोग क्लैंप के बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन से क्लैंप होते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें आप जाकर थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप ऑफ स्कार्फ होल्ड, ठीक है। टाइप ऑफ स्कार्फ होल्ड में बहुत सारे जो
इंटरव्यू देने जाते हैं, फेस करने जाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आप चाहें तो जो रिक्रूटर आया है उसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। आप उसको कंफ्यूज नहीं किए, आप कर सकते हैं कि आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर आपके पास आता है, सॉरी रिक्रूटर जो आपके पास आता है, वो ये जानना चाहता है कि आप कितने तरीके के स्काफोल्डिंग जानते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि आप कितने तरीके के स्काफोल्डिंग जानते हैं। तो काफ़ी लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि वो बताना स्टार्ट करते हैं, जो स्काफोल्डिंग बनाया है वो बोलते हैं मैं टावर स्काफोल्डिंग जानता हूँ, मैं मोबाइल जानता हूँ, मैं ये वो बहुत सारे स्काफोल्डिंग काउंट करा देते हैं, ठीक है। तो खैर वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। आप बोलिए कि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, पहले बोलिए कि ठीक है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन बहुत सारे टाइप के स्काफोल्डिंग होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब एंड फिटिंग एंड कपलॉक स्काफोल्डिंग में आप डिफरेंस देख रहे हैं। ट्यूब एंड फिटिंग जो है, इसमें क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं और जो क्लैम्प्स होते हैं, बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं, उनको बोलते हैं फिटिंग, इसलिए इनका नाम हो गया ट्यूब एंड फिटिंग। कपलॉक में क्या होता है, कुछ क्लैम्प्स नहीं होते, एक ट्यूब होता है, वर्टिकल ट्यूब होता है, उसको स्टैंडर बोलते हैं। इसका मैक्सिमम हाइट 3 मीटर होता है। इसमें क्या होता है कि किसी किसी में 500 पे या किसी किसी में 1 मीटर पे, ये डिपेंड करता है आपके स्काफोल्डिंग का जो परचेज किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, या जो आपका मेन क्लाइंट है, या जैसे सपोज कि केओसी उन्होंने किसको अलाउड किया उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो उस कप में जो लेज़र और ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको आके इंस्टॉल कर देना रहता है। उसमें छोटा सा एक स्क्रॉल टाइप का एक कप होता है, उसको आप राउंड कीजिएगा, उसको हैमर से थ्रो कीजिएगा तो वो जाकर उसको फिट कर लेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि ट्यूब एंड फिटिंग और कपलॉक में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ नहीं। ब्रेसिंग जो है जो ट्यूब एंड फिटिंग में लगता है वही कपलॉक में भी लगता है, बाकी बोर्ड वही है, ठीक है। आपको रेलिंग वेलिंग प्रोसेस सारा सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का अंतर है कि वो कपलॉक है, उसमें जहाँ पे फिटिंग करते हैं वहाँ पे कप है, बाकी सब में क्लैम्प है। वहाँ पे भी उसको भी ज्वाइन करने के लिए उसमें भी स्क्रू, वहाँ पे स्क्रू पिन आता है, उससे ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ट्यूब एंड फिटिंग के अंदर में ज्वाइंट पिन आता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो कपलॉक स्काफोल्डिंग है इसका इरेक्शन करना बहुत ईजी होता है, ये आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ एक छोटा सा स्काफोल्डिंग आपको 10 मीटर हाइट का चाहिए, तो आपको उसको बनाने में, अगर कुछ लोग हैं 4-5 लोग हैं, तो आप उसको बनाने में 4-5 घंटे में इजीली बना सकते हैं। अगर फास्ट है तो, अगर टाइम लेके चले तो 10 घंटे में तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। उसमें इजी होता है, उसमें क्या करना है कि बस आप सोल प्लेट डाले, बेस प्लेट डाले, उसमें सिलेंडर लगाया, फटाफट उसमें अपना लेज़र डाला, हैमर चलाया, कप कसा, ट्रांसफॉर्म लगाया, हैमर चलाया, फटाफट लेज़र ट्रांसफॉर्म लगाते गए, ऊपर बोर्ड लगाया, रेलिंग में भी आपका सारा कप का कमाल है, कप लगाया, फिर थोड़ा सा एक ट्यूब एक्स्ट्रा ट्यूब एंड फिटिंग से उठाना ही पड़ता है, उसमें डाला, फिर आप लाडर 75 डिग्री पे लगाए, बस हो गया। रेड टैग आया, इंस्पेक्टर आया, ग्रीन टैग किया, काम स्टार्ट। ये वो थोड़ा इजी होता है। लेकिन बहुत जगह जहाँ टिपिकल डिजाइन होता है, जहाँ पे कंडीशन आता है, ये जो कपलॉक है सबसे ज़्यादा चलता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग लाइन का काम हो रहा है उसमें चलता है। अगर ऑयल एंड गैस की हम बात करें, ऑयल एंड गैस कंपनी की, तो इसमें बहुत कम जगह पे ये कपलॉक चलता है। ट्यूब एंड फिटिंग का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ट्यूब एंड फिटिंग में आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको जैसा बनाना चाहते हैं, जिस हिसाब से डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ स्टैंडर्ड बता देता हूँ। एक स्टैंडर्ड आपको रेशियो फॉलो करना पड़ेगा पहले। रेशियो क्या है, 4:1 और 3:1। इसमें क्या होता है कि 4:1, जैसे कि एक टावर स्काफोल्डिंग बना रहे हैं, अगर आप बाहर बना रहे हैं, मतलब कि ऐसे जगह बना रहे हैं जहाँ पे आसपास में कोई दीवार, कहीं पे टाई अप करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो उस स्काफोल्डिंग को अगर 1x1 का स्काफोल्डिंग बना रहे हैं, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा, तो आप इसको 4 मीटर हाइट तक ले जा सकते हैं, सॉरी 3 मीटर हाइट तक इसको ले जा सकते हैं। आउटसाइड में 3:1 इसको 3 मीटर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर इन साइड में बना रहे हैं तो वही 1x1 का स्काफोल्डिंग 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, आप उसको 4 मीटर ले जा सकते हैं, ठीक है, एकदम मतलब फ्री इंडिपेंडेंट। उसके बाद जहाँ टाई करने के लिए जगह है तो वहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, उसके लिए डिज़ाइन बनता है, तो आपको डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, डिज़ाइन में कैसा भी हो आप उसको बना देना है। ये जाने का डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग। ये बोर्ड पे देखते हैं आप टावर स्काफोल्डिंग में आप देख लीजिए एक बार, नीचे से देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। सोल पैड, इसके ऊपर बेस प्लेट, 4 बेस प्लेट, स्टैंडर्ड, लेज़र, ट्रांसम, फिर लेज़र, फिर ट्रांसम, फिर इस पे बोर्ड, फिर मिड रेल, हैंड रेल, जिसको गार्ड रेल भी बोलते हैं, लाडर, ग्रीन टैग, टावर स्काफोल्डिंग। कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग में भी कुछ नहीं अंतर, डिफरेंस नहीं है, बस वही है, टावर के बाद कैंटिलीवर हो जाता है, ठीक है।
सेम ये जो टावर स्कैफोल्डिंग था सेम टावर स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। बस इसी में क्या है कि ये दो एक्स्ट्रा ट्यूब डाल के इसके ऊपर में एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। एक्सटेंड करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कितना ये कैंटिलीवर कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, बाहर कितना ला सकते हैं, मैक्सिमम 1.8 मीटर, मैक्सिमम 1.8 मीटर। उसके बाद चाहिए तो फिर डिज़ाइन चाहिए हम लोग को, डिज़ाइन से ही बनेगा, नहीं तो मैक्सिमम 1.8 मीटर। लेकिन आप 1.5 तक लेके चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। ये कैंटिलीवर हो गया, ठीक है। अब आता है ओवर हैंगिंग, जिसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। ओवर हैंगिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग ये देख रहे हैं, ये पाइप रेक है, ये पाइप रेक मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने खुद पिक्चर इसको किया है। ये ब्रिज है, ये ब्रिज, इसके नीचे में जो स्कैफोल्डिंग दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज स्कैफोल्डिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग है उसके हिसाब से बोलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। इसमें क्या होता है, प्रोसेस सेम होता है, जैसे हम लोग टावर बनाते हैं वही प्रोसेस है, लेकिन टावर नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन सस्पेंडेड ऊपर से नीचे आता है। लेकिन ये टावर पूरा नहीं ऊपर जाता है, लेकिन सस्पेंडेड वो लिमिट है उसका, उस हिसाब से आता है, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, ये सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बनाते कैसे हैं, चलिए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा एडवांस है, इसको भी हम क्लियर करते चलते हैं आपके साथ, ठीक है। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए इसके लिए तो स्पेशल डिज़ाइन चाहिए, मस्ट नीडेड, ठीक है। और क्वालिफाइड स्कैफोल्डर चाहिए, क्वालिफाइड फोरमैन, क्वालिफाइड सुपरवाइजर, तभी जाके ये स्कैफोल्डिंग लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं है, तब भी आप बना रहे हैं, ठीक है। उसमें स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बनाते कैसे हैं, पाइप रेक में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए हैंगर, ठीक है ना। हैंगर क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें नीचे से टी लगा होता है, ठीक है ना, डबल क्लैंप वगैरह से कस के बीम क्लैंप से में जो बीम है, बीम क्लैंप में उसको फिट करके हम लोग नीचे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज कीजिए अगर 3 मीटर चौड़ा जो है तो उसका विड्थ जो है पाइप रेक का 3 मीटर विड्थ है, तो उसमें क्या करते हैं कि तीन हैंगर फर्स्ट पॉइंट पे उसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। एक हैंगर लास्ट में, एक हैंगर इधर लास्ट में, और एक हैंगर जो है सेंटर में, 3 मीटर का है तो सपोज कीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप ले सकते हैं स्टैंडर्ड 1.2 ले सकते हैं, 1.8 वेरी लाइट ड्यूटी है तो 1.8 ले सकते हैं, अगर हैवी है तो 1.2, ज़्यादा हैवी है तो स्टैंडर्ड में वो जो डिज़ाइन आप में लिखा रहेगा 0.8 भी बहुत सारी जगह होता है कि दूसरा हैंगर जो है 0.8 मीटर पर लगाना है, या बहुत जगह 1.2 मीटर या 1.5 मीटर, वो डिज़ाइन के हिसाब से सस्पेंडेड स्कैफोल्ड डिज़ाइन के हिसाब से ही बनता है। बहुत जगह, बहुत कम ही ऐसा जगह है जहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से नहीं बनता हो। तो ये सारे जब हैंगर लगा देंगे, हैंगर लगाने के बाद आपको उसमें सिंपल सा ट्यूब डाल देता है। जैसे कैसे, ये हैंगर क्या है, जो टावर बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड समझ लीजिए, ये हम लोग का हैंगर हो गया। उसके बाद टावर में क्या करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे से टावर और सस्पेंडेड को रिलेट कर रहा हूँ, आपको ईजी समझ में आ जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड में टावर में क्या करते हैं, उसके बाद लेज़र ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, सेम वही दोस्त, सेम वही चीज़ करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। आपको उसमें एक ट्यूब लगाना है, ठीक है, वहाँ पे उसका नाम लेज़र ही रहेगा, ठीक है ना। एक ट्यूब लगाना है लंबा सा, ठीक है ना, वो हैंगर टू हैंगर, तीनों हैंगर की तरफ से ट्यूब जाएगा, फिर वो लाइन से ट्यूब जाएगा, लाइन से ट्यूब जाएंगे, ये एक लेज़र हो गया। लेज़र को ऊपर, अब ऊपर में क्या होगा, ये हैंगर में लेज़र हो गया, ऊपर में ट्रांसम जाएगा, जो ऊपर में ट्यूब लगेगा वो ट्रांसम है, वो तीनों स्टैंडर्ड में, तीनों हैंगर में वो ट्रांसम जाएगा, ठीक है। तो नीचे में चाहिए आपको सपोर्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, सपोर्ट ट्यूब हो गया, ऊपर ट्रांसम हो गया, बस सिंपल था, ट्रांसम बन गया। ट्रांसम के ऊपर बोर्ड डालिए, हैंडल मिडरल, फिर एक टावर बना के उसमें लाडर लगा दीजिए, सिंपल। मैं बताऊं कि सबसे इजी जो स्कैफोल्डिंग है वो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, कुछ कंपोनेंट्स और स्कैफोल्डिंग क्या है और इंटरव्यू के बारे में भी ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर स्पेशल मतलब कि मेरा एक प्ले लिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें एक एक चीज़ क्लियर होगा। ये वीडियो मैंने बनाया कि आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, या आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो, आपको जॉब में प्रॉब्लम ना हो, आपको कुछ आइडिया हो जाए। मैं एक प्ले लिस्ट रेडी करूँगा, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसमें आप प्ले लिस्ट के अंदर में जाइएगा तो आपको स्टेप बाई स्टेप पहले आपको सारे स्टैंडर्ड का बारे में बताया जाएगा, फिर आपको एक क्लैंप्स के बारे में, सारे क्लैंप्स के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको जो भी कंपनी का स्टैंडर्ड है कि उसी का स्टैंडर्ड बताया जाएगा, किसी में KNPC का, किसी में दुबई का, अबू धाबी का, जितना भी स्टैंडर्ड है सबका एक एक जो है
एक एक वीडियो बनेगा, ठीक है, उसमें सबको डाला जाएगा और उसमें अच्छे से नोमेनक्लेचर किया जाएगा कि आपको ईजी समझ में आ जाए। अगर आपको इन सब सारे वीडियो से रिलेट करके आपको कुछ आगे बढ़ना है, आपको कुछ अच्छा जानना है, परफेक्ट नॉलेज चाहिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूले नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, आपका मिनहाज, थैंक यू।